अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स आपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एफआई बीकॉम एसवाई बीकॉम में पढ़ा हुआ है। मेजॉरिटी एडजस्टमेंट्स आपको उसके जैसे कंपैरिजन करने हैं और साथ ही आपके सामने बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट रख लेना, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। हम सिर्फ क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन एडजस्टमेंट लेंगे। पहले क्या इफेक्ट हुआ करते थे उसके हिसाब से हम करंट ईयर के बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, मतलब आपने क्या सीखा और आज क्या सीखना, ये दोनों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, तो आपके लिए एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ और सीखा था और आज बहुत फाइनल अकाउंट वास्ट हो गया तो मुझे डिफिकल्टी आएगा, नहीं। एडजस्टमेंट में आपको उतना एफर्ट कम डालना पड़ेगा अगर आपने कनेक्ट किया तो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एडजस्टमेंट। सबको पता है एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हमें पीएनएल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो इंफॉर्मेशन में क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपको पूछ सकते हैं, तो सबसे हॉट फेवरेट एडजस्टमेंट अगर कोई होगा तो वो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। पहले क्या होता था और आज क्या होता है, पहले वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करता हूं, ये दोनों चीजें आपको बताता हूं तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि क्या करना है मुझे। सबसे पहली चीज, पहले हम क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट डालते थे। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड, यही दो इफेक्ट था। अब आज क्या करना है, आज ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस दोनों को मर्ज करके मैंने क्या बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया। और उस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एक आइटम है चेंजेस इन इन्वेंटरीज। दिख रहा है आपको, फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा, चेंजेस इन इन्वेंटरीज, है ना। उस चेंजेस इन इन्वेंटरीज में हमने डिस्कस किया था ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वो पहला इफेक्ट आपका कहां पर आ जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंटरीज में। और सेकेंड इफेक्ट क्या बोला, बैलेंस शीट असेट। तो सर बैलेंस शीट असेट पे देखो, करंट असेट के अंदर आप इन्वेंट्री लिखते थे, है ना। तो आपको करंट असेट के अंदर कहां डालना है, उसको इन्वेंटरीज में डालना है। कहां डालना है उसको, अंडरस्टूड, पक्का। पहले क्या करते थे, आज क्या करते, तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ नया सीखा, हमने कुछ नया नहीं, हमने आज की सिचुएशन, आज के बैलेंस शीट और पीएनएल के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर दिया, दैट्स इट। क्लियर, पहले वाले में कोई डिफिकल्टी। ये दोनों में क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको पता चलना चाहिए पहले हम क्या करते थे और आज कंपनी फाइनल अकाउंट में हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ओल्ड है और ये हमारा न्यू है एज पर शेड्यूल 3। डिफिकल्टी सेकेंड, हमने आरडीडी और बैड डेट्स के बारे में देखा है। आप लोगों को पता है आरडीडी और बैड डेट्स के दो इफेक्ट्स आते थे। पहला इफेक्ट आप डालते थे डेटर्स में से लेस करना है, क्या करते थे आप, लेस फ्रॉम डेटर्स। और सेकंड क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते थे। सिंपल, यहां पर भी वही करोगे, खाली नाम यहां पर चेंज हो गया होगा। डेटर्स कहां आता है, ट्रेड रिसीवेबल में आता है। डेटर्स कहां पर आता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो आपको क्या करना है, लेस फ्रॉम डेटर, डेटर में से करना है माइनस। आपको डेटर में से क्या करना है, माइनस। लेकिन अब ये डेटर्स कहां पर मिलेगा आपको, टीआर में। टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड रिसीवेबल कहां पर आता है आपका, करंट असेट में। कहां आता है, करंट असेट। डिफिकल्टी वापस बता रहा हूं, आरडीडी और बैड डेट्स आप क्या करते हो, डेटर में से पहले भी माइनस करते थे। तो क्या आज 15 में आने के बाद टीवाई में आने का चेंज हो जाएगा, नहीं, वही रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर, बस जगह अलग हो जाएगी। अब ये डेटर्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है। ट्रेड रिसीवेबल आपको कहां मिलेगा, करंट असेट में। डिफिकल्टी दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो वहां पर भी प्रॉफिट और लॉस है, तो आज भी डेबिट में आएगा। तो डेबिट मतलब कहां पर, तो आपको पीएनएल स्टेटमेंट में कहां पर डालना है, प्रॉफिट और लॉस। पहले भी पीएनएल में आता था, आज भी पीएनएल में आएगा। बस लिखना कहां है, अदर एक्सपेंसेस में। कहां लिखना है, तकलीफ, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस, है ना। चाहिए तो मैं यहां पर लिख देता, चेंजेस इन इन्वेंट्री आपको कहां मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि मुझे लिखना कहां है। थर्ड इंपॉर्टेंट आइटम है आपका डेप्रीसिएशन, है ना। डेप्रीसिएशन आप क्या करते थे, एसेट में से माइनस करते थे। सेकेंड इफेक्ट डालते थे प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड।
यहाँ यानी लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट्स, और सेकेंड इफेक्ट डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। तो आज क्या करेंगे, आज भी लेस करेंगे, बस फर्क क्या है, टेंजिबल या इंटेंजिबल, टेंजिबल। तो जो भी असेट्स होगा उसको असेट में से लेस करना है, तो लेस फ्रॉम असेट। आज भी असेट्स में से डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस, बट कौन से असेट से माइनस होगा, टेंजिबल, क्योंकि जितने भी एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन बोला होता है वो सारे असेट्स क्या होता है, टेंजिबल असेट। ये मतलब टेंजिबल असेट्स, वो भी कौन से साइड में मिलेगा, फिक्स असेट में। कहां पर मिलेगा, फिक्स असेट्स, सिंपल। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बोला है, तो आपको सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में ही डालना है, और पीएनएल में एक स्पेसिफिक आइटम है, स्पेसिफिक हेडिंग है डेप्रिसिएशन का, दिख रहा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन दिख रहा है क्या, उसमें आपको क्या करना है, शो करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया सीखना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पुराने और नए में कनेक्ट करना है बस। तो इससे क्या होता है, आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि मुझे दो इफेक्ट क्या क्या डालने हैं, क्लियर। इसी के जैसा अगर मैं फोर्थ वाला डालूं एप्रिसिएशन, तो आपने एप्रिसिएशन का नाम तो सुना है, जिस तरीके से डेप्रिसिएशन लेस होता है उसी तरीके से एप्रिसिएशन ऐड होता है। तो यहां पर ऐड टू असेट्स, तो आज असेट्स में एप्रिसिएशन हुआ तो मैं ऐड करूंगा कि लेस करूंगा, आज भी ऐड करूंगा, ऐड टू असेट्स। तो कहां ऐड करना है, टेंजिबल या इंटेंजिबल, दोनों में होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके के असेट्स में ऐड करना है। कहां पर आ गई है, फिक्स असेट्स। सेकेंड इफेक्ट हम कहां डालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो यहां क्रेडिट मतलब इनकम, यहां क्रेडिट मतलब इनकम, तो आप इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर्स इनकम में, कहां डालोगे, अदर इनकम, कहां डालोगे, अदर इनकम, हेडिंग है देखो ऊपर, डेबिट मतलब एक्सपेंस, क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम मतलब कहां डालोगे, अदर इनकम में डालोगे, अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखो, डेप्रिसिएशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए आप क्या करते थे, ऐड टू द एक्सपेंस, एक्सपेंस से आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड टू एक्सपेंस, और सेकेंड इफेक्ट क्या करते थे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब क्या करना है, आज भी ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड टू एक्सपेंस आज भी आपको करना है, बस याद रखना ये एक्सपेंसेस कहां मिलेंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तकलीफ, अच्छा अभी वो स्टेटमेंट के अंदर वो जो एक्सपेंस है वो कहां पर हो सकता है, या तो अदर एक्सपेंसेस में मिलेगा या तो कोई और हेडिंग में मिलेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ रेंट, रेंट आपको कहाँ मिलेगा, अदर एक्सपेंसेस में, लेकिन अगर मैं सैलरी बोलूँ तो आपको कहाँ मिलेगा, स्टाफ वेलफेयर में मिलेगा। तो जिसका एडजस्टमेंट रहेगा वहां पर जाकर आप ऐड करोगे, सिंपल सी बात है। जिसका तबका है, जैसे ट्रेडिंग का आइटम ट्रेडिंग में आता था, पीएनएल का आइटम पीएनएल में डालता था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, आपको करना है, बस फर्क क्या है, कोई कौन सा हेडिंग कहाँ जा रहा है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, पहला। दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी, तो आज भी हमारे पास बैलेंस शीट है, आज भी हमारे पास लायबिलिटी है, बस लायबिलिटी में करंट, नॉन करंट और ये सब इक्विटी का पार्ट आ गया। तो अब इसको कहाँ डालना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी, कंफर्म हो गया। लायबिलिटी के अंदर तीन आइटम्स आते हैं, इक्विटी आते हैं, तो इक्विटी में आएगा क्या, नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म आता है, आएगा क्या, नहीं। तो बचा करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी के अंदर अपने 5 हेडिंग्स है, एक तो ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर्स और एक मिसलेनियस वगैरह जो होगा। तो अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, कहां जाएगा ये, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग कनेक्ट करो प्लीज, आई एम क्लियरली बोल रहा हूं, एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि हमें लिखना क्या है। तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपको देखने के लिए कहां मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कहां देखने के लिए मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, सिंपल, हाँ है ना। उसके बाद 6 प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड आप क्या करते थे, प्लस करते थे कि माइनस करते थे, माइनस करते थे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एडवांस बोलते हैं ना हम लोग इसको, तो इसको नाम दिया एडवांस, तो ये एडवांस भी याद रखना। सेकेंड इफेक्ट क्या करते थे, बैलेंस शीट असेट साइड, दैट्स इट। अब मैंने बताया लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एक्सपेंस से आज भी माइनस होगा या प्लस होगा, सिंपल सी बात है, आज भी वही इफेक्ट डालेंगे। एक्सपेंस से हमको क्या करना है, लेस करना है, क्या करना है, लेस।
ये लेस कहां पर हो सकता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कहां हो सकता है? सेकेंड इफेक्ट एसेट में डालना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। तो मैंने बताया था एडवांस दो तरीके के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डालना, और शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डालना। क्या बोला मैंने? अगर ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, देखो सिंपल बोलता हूं, या तो ये लॉन्ग टर्म रहेगा या तो ये शॉर्ट टर्म रहेगा। तो हम लोग अजम्पशन लेते हैं ये शॉर्ट टर्म है। कौन सा है? शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सर लोन इसमें ही क्यों आया? इसमें ही क्यों आया? एडवांस है, एडवांसेस में डालो। लॉन्ग टर्म नेचर का तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डालो। सिंपल सी बात। तो ये कहां देखने के लिए मिलेगा आपको? करंट एसेट में। कहां देखने के लिए मिलेगा? करंट एसेट। अच्छा, ये लिखने का मेरा मेन मकसद वापस से बता रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने जो बैलेंस शीट या हमने जो पीएनएल सीखा इसमें और उसमें खाली वर्टिकल नेचर का फर्क था। दूसरा, लेकिन जब एडजस्टमेंट सीखने की बारी आएगी तो अगर मैं आपको पुराने वाले से कनेक्ट कर पाऊंगा तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हाँ भाई इधर पोस्टिंग करना है। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी को? प्रिपेयर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद डिफर्ड, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक्सपेंसेस किया, हैवी एडवर्टाइजमेंट, मैंने कोई एक्सपेंस किया एज अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट के तौर पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया, मैंने एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस किया, बिजनेस को खड़ा करने के लिए कुछ ऐसे खर्चे किए जो बिजनेस के लिए जरूरी थे, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे तुरंत मिलने वाला नहीं है। उसका बेनिफिट मुझे आने वाले कुछ सालों में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो नया बिजनेस स्टार्ट होने के पहले हमें उसकी क्या करनी पड़ती है? पब्लिसिटी। सिंपल। अब लोगों को पता चलेगा तभी तो लोग आपके दरवाजे तक आएंगे। आपको आपने बताया नहीं तो आप कैसे मालूम पड़ेगा कि आप वो दुकान हमारे गली के आजू बाजू में खुली है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिसिटी। अब इस पब्लिसिटी के लिए आपने बहुत ज्यादा कर्जा लेकर या खर्चा कर दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे 5 लाख रुपीस आपने खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे ही 5 लाख। अच्छा, ये 5 लाख का बेनिफिट आपने ले तो लिया, एडवर्टाइजमेंट कर तो दिया, लेकिन इसका एडवांटेज आपको तुरंत मिलेगा क्या? नहीं। लोगों की नजर में आपका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है। तो हमने ऐसे सोचा कि आज अगर मैं 5 लाख का बिजनेस का यानी खर्चा करता हूं पब्लिसिटी के ऊपर, तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 सालों में हमारा पैसा रिकवर भी हो जाएगा और हमको इससे कई गुना ज्यादा पैसा देकर भी जाएगा। तो मैंने इसको एज अ एक्सपेंसेस किया है, लेकिन मैं इसे एज अ डिफर्ड एक्सपेंसेस तौर पर लेता हूं। क्या लेता हूं? डिफर्ड। डिफर्ड का मतलब होता है फिक्टिशियस। क्या बोलते हैं इसको? फिक्टिशियस। कुछ खर्चे होते हैं जिसको हमको करने की जरूरत नहीं होती लेकिन करना पड़ता है। भाई बिजनेस खड़ा करना है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि वकोला में मैकडोनल्ड खुलने वाला है तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैकडोनल्ड आया है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बड़े बड़े बैनर्स लगाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालना पड़ेगा, लोग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा लोकल न्यूज़ पे कि हमारे यहाँ पे आपके मैकडोनल्ड वकोला में भी लॉन्च हो गया, तो लोगों को पता चलेगा। ये खर्चा आपने कर तो दिया लेकिन इसका बेनिफिट आपको तुरंत मिलने वाला नहीं है। तो आप क्या करते हो? ये खर्चा आप एज अ फिक्टिशियस असेट के तौर पे लेते हो, एज अ फिक्टिशियस असेट के तौर पे लेते हो, और उसको आगे आने वाले 5 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में आप क्या करते हो? उसको राइट ऑफ करने का काम करते हो। राइट ऑफ करने का काम करते हो, फ्यूचर में उसका एडवांटेज लेने का काम करते हो। तो इसीलिए क्या करना है? सबसे पहले लेस करना है। राइट ऑफ बोला है मतलब कम करना है, तो लेस फ्रॉम फिक्टिशियस असेट्स या डिफर्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, ये कहां पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको अदर करंट असेट में। कहां पर मिलेगा? अदर करंट असेट। तो इसका मतलब अदर करंट असेट पे आप क्या कर प्लस करोगे कि माइनस करोगे? लेस करोगे। यहां लेस किया तो वहां पर भी लेस करोगे। सिंपल। क्योंकि ये पहले क्या होता था? बैलेंस शीट असेट में हुआ करता था। सेकेंड इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालते थे, तो यहां इसको भी कहां डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, यानी आपको यहां पर डालना है अदर एक्सपेंसेस में। कहां डालना है? अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। दिक्कत किसी को डिफिकल्टी प्रॉब्लम? श्योर।
आपका जो भी कैपिटल था आपने उसको असेट्स में भी लगाया, आपने उसको एडवर्टाइजमेंट में भी लगाया। आपका जो कैपिटल था उसको आपने असेट्स में भी लगाया, कैपिटल में भी लगा। आप उस कैपिटल का जो भी यूज करने वाले थे आपने उसका एडवर्टाइजमेंट में जो भी इस्तेमाल करा, उसका बेनिफिट आपको आने वाले कुछ सालों में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपने वो एक्सपेंसेस किया, उसको फिक्टिशियस असेट बोलेंगे, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस बोलेंगे, जिसको आने वाले समय में हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे और अपना जो भी खर्चा है उसको धीरे धीरे कम करने वाले। क्लियर? डिफिकल्टी? तो ये एक्सपेंसेस में किसी को डिफिकल्टी है? नहीं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे और कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हम लोग देखा करते थे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें इनकम मिली है, हमें इनकम मिली है, लेकिन किसमें? एडवांस। तो क्या हम लोग इसको प्री रिसीव्ड इनकम या प्रीपेड इनकम बोल सकते हैं? यस। प्रीपेड इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको प्रीपेड शब्द से बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन प्रीपेड नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। क्या बोलते हैं? प्री रिसीव्ड इनकम। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस आप लेस करते थे तो प्री रिसीव्ड इनकम भी क्या करोगे? लेस। तो लेस फ्रॉम इनकम, लेस फ्रॉम पहले करते थे। इसका सेकेंड इफेक्ट आप कहां डालते हैं? बैलेंस शीट असेट में, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी। अब कहां डालोगे? अब लेस फ्रॉम इनकम बोला है तो आज भी इनकम में आएगा, लेकिन कौन सा इनकम? अदर इनकम। कौन सी इनकम? अदर इनकम। कहां मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कहां मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। सेकंड, बैलेंस शीट लायबिलिटी है तो आज लायबिलिटी चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, आज भी लायबिलिटी में। तो कहां डालोगे? शॉर्ट टर्म बोरविंग। कौन सा बोरविंग? शॉर्ट टर्म बोरविंग। तकलीफ? अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरविंग आपको देखने के लिए कहां मिलेगा? करंट लायबिलिटी में। कहां देखने के लिए मिलेगा? करंट लायबिलिटी में। डिफिकल्टी? उसके अलावा इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्या बोला बेटा? इनकम ड्यू बट नॉट, इनकम मिला, सॉरी मिलना वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, मिला नहीं है, तो इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं। बस फर्क है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम होगा। आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं कि माइनस करते हैं? प्लस। तो यहां पर भी क्या करोगे? ऐड टू इनकम। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट आप डालोगे अदर इनकम में जाकर, क्या करेंगे बेटा? ऐड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तकलीफ? सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आप लायबिलिटी में डाल देते हो, कहां डालोगे? बैलेंस शीट असेट। तो कहां डालना है आपको? तो आपको यहां पर डालना है, आपको यहां पर डालना है शॉर्ट टर्म बोरविंग में। कहां डालना है? शॉर्ट टर्म बोरविंग। तकलीफ? बोरविंग, करंट असेट्स। तकलीफ? ये बेसिक ऐसे एडजस्टमेंट्स है जिसको मैं ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आपके पुराने से कनेक्टेड है। बट अब कुछ एडजस्टमेंट ऐसे कराऊंगा जो हमसे ज्यादा कनेक्टेड होंगे टीवाई के लेवल पर, जिसका एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। आपने ये नाम तो सुना होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स। ठीक है, एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स। इसको करने के लिए दो तरीका है। पहला, कुछ नहीं आता है तो पहले डायरेक्टली पोस्टिंग कर दो, मतलब एडवांस टैक्स। और इसको करने के सबसे पहले तरीके में से एक है डायरेक्ट पोस्टिंग। क्या करो? डायरेक्ट पोस्टिंग। डायरेक्ट पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर टैक्स को आप क्या करो? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल दो, और एडवांस टैक्स को आप क्या करो? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में डाल दो। डायरेक्ट पोस्टिंग मतलब जिसका जिधर आता है उधर डाल दो। क्या ये करने पे आपको मार्क्स मिलेंगे? यस, आपको मार्क्स मिलेंगे, पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कोई एक्सेप्ट करता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, दोनों बैलेंस शीट तो आपकी टैली होनी ही वाली है। बस फर्क क्या होगा? अमाउंट में थोड़ा सा प्लस माइनस होगा। बैलेंस शीट अल्टीमेटली टैली होने ही वाली है। लेकिन एडवाइजेबल क्या है? एडवाइजेबल, इसको आप एडजस्ट कर दो। क्या कर दो? कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन एडवाइस ये रहेगा कि आप उसको एडजस्ट करो। अब इंपॉर्टेंट क्या है? एडजस्ट कैसे करें? तो पहले समझ में आना चाहिए
कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स दोनों में से बड़ा कौन सा है। मतलब या तो मेरा ये बड़ा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स बड़ा होगा, या तो आपका एडवांस टैक्स बड़ा होगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। ऐसा होता है क्या कहीं दूसरा पॉसिबिलिटी आएगा? नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो प्रोविजन बड़ा है या तो एडवांस बड़ा रहेगा। अगर आपका प्रोविजन बड़ा है, मतलब अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स इज ग्रेटर देन एडवांस टैक्स, क्या बोला बेटा? अगर आपका प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? बड़ा है। किससे? एडवांस टैक्स। तब क्या करना है? तब आपको जाना है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। कहा जाना है? प्रोविजन में। वहां पे लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। समझा? कहां पे जाने का? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन माइनस टैक्स। लेकिन अगर आपका एडवांस टैक्स इज ग्रेटर देन व्हाट? प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी अगर आपका एडवांस टैक्स बड़ा है, किससे? तो कौन सा बड़ा है? एडवांस। तो एडवांस का खाचा कौन सा है? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। तो वहां पर जाने का, लिखने का एडवांस टैक्स माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे बेटा समझा? एडवाइजेबल यही है कि आप देखने का कि दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा है। जो बड़ा है उधर जाने का। प्रोविजन बोलता मैं बड़ा तो प्रोविजन पे जाओ, उसमें से एडवांस माइनस कर। एडवांस बोलता मैं बड़ा तो एडवांस में जाओ, उसमें से प्रोविजन माइनस करो। डिपेंड्स। ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है क्या करने का, तो डायरेक्ट पोस्टिंग। प्रोविजन वाला प्रोविजन में डालो, एडवांस वाला एडवांस में डालो, तो भी टेंशन नहीं। कर सकते दोनों हो, लेकिन एडवाइजेबल यही रहेगा कि आप इसको एडजस्ट करो। ठीक है? नहीं सिखाया होता तो बोलते कि हाँ नहीं सिखाया, लेकिन मैं सिखा इसलिए रहा क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट टैली करने में ज्यादा मदद करेगा। ठीक है? ये वाले एडजस्टमेंट कोई डिफिकल्टी नहीं। ये टीवाई लेवल के एडजस्टमेंट है जिसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। एक और एडजस्टमेंट की हम लोग बात करते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर टू व्हाट? ट्रांसफर टू रिजर्व। एक इंपॉर्टेंट आइटम है, क्या है? ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कोई भी रिजर्व बोल सकता है। क्वेश्चन में डिपेंड है क्या बोला है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। कोई भी रिजर्व में आपको ट्रांसफर करने बोला है, कोई भी रिजर्व में आपको ट्रांसफर करने बोला है। तब क्या करना है? तो पहला एप्रोप्रिएशन में जाने का। कहां जाने का? एप्रोप्रिएशन। तो सर ये एप्रोप्रिएशन बनता कहां है? ये एप्रोप्रिएशन बनता है रिजर्व एंड सरप्लस में। कहां बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। सिंपल। आपको एप्रोप्रिएशन में जाना है और लिखना है लेस। एक्चुअली देखा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑटो में पहले ही लेस होता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? एप्रोप्रिएशन के अंदर जाके सिर्फ लिखना है ट्रांसफर टू रिजर्व। क्या लिखना है आपको? ट्रांसफर टू रिजर्व। तो पहला इफेक्ट ये हो गया। दूसरा, आपको उसी रिजर्व एंड सरप्लस में जाना है और जिस फंड में वो ट्रांसफर होता है, तो सेकंड क्या करना है? ऐड टू स्पेसिफिक फंड। मतलब क्या? एक एग्जांपल देता हूं। मानो मेरा जनरल रिजर्व 50,000 है, मेरा स्टैट्यूटरी रिजर्व है 50,000 और मेरा कैपिटल रिजर्व है 25,000। सिंपल। और एप्रोप्रिएशन मैंने एक कॉलम बनाया, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? कोई भी एडजस्टमेंट आपको करना है ना, तो वो करने का। अब इस एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू प्रपोज्ड डिविडेंड, ऐसा कुछ आइटम आया। तो ट्रांसफर टू रिजर्व आपने यहां पर लेस किया ना, यहां पर क्या किया आपने? लेस। तो अगर यहां पे मैंने लिखा जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व में जाकर क्या करना है? ऐड। अगर मैंने यहां पे लिखा स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो यहां पर जाकर ऐड करना है। अगर मैंने लिखा है कैपिटल रिजर्व, तो आपको कैपिटल रिजर्व में जाकर, यानी जिससे एप्रोप्रिएशन में कुछ भी आ सकता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बोलने दो, कैपिटल रिजर्व बोलने दो, स्टैट्यूटरी प्रीमियम बोलने दो, कुछ भी बोलने दो, डजंट मैटर। पहला इफेक्ट एप्रोप्रिएशन में आएगा। दूसरा, जहां पर ट्रांसफर करने बोला वहां पर जाकर क्या करने का? ऐड।
दैट्स इट, सिंपल। अच्छा समझ में आएगा क्या? हाँ समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जब करोगे एडजस्टमेंट करोगे तो वो टाइम पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सेकेंड इफेक्ट कैसे डालना है, ठीक है। उसके अलावा प्रपोज्ड डिविडेंड का एडजस्टमेंट आता है। क्या आता है? प्रपोज्ड। ये फाइनल अकाउंट टाइप का सम है ना, तो बहुत इजी होगा, लेकिन आपको बेसिक समझ में आना चाहिए। प्रपोज्ड डिविडेंड, बेटा प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब कंपनी काम करेगी, काम करने के बाद आपको इनकम मिलेगा, पैसा सेल करोगे, सेल के बाद इनकम मिला, इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस किया तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कंपनी बोलती है प्रॉफिट में से आप क्या करोगे? तो प्रॉफिट में से रिजर्व ट्रांसफर करो, प्रॉफिट में से स्टैट्यूटरी रिजर्व निकालो, प्रॉफिट में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, प्रॉफिट बचने का जो पैसा बचेगा उसमें से डिविडेंड दो। क्या दो? डिविडेंड। तो पहला चीज आपको क्या करना है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एप्रोप्रिएशन। क्या करना है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या? अप्रोप्रिएशन के अंदर आपको लिखना है प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या करना है? प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड मतलब आपको अनाउंसमेंट करनी है कि हम आपको क्या दे रहे हैं? डिविडेंड। अच्छा अनाउंसमेंट कर दिया तो क्या मैं आपको डिविडेंड दूंगा या नहीं दूंगा? मैंने बोला कि द कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर 15% डिविडेंड टू द जनरल शेयर होल्डर्स। तो क्या मैं आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, डिक्लेयर करने के बाद क्या मैं आपको डिविडेंड दूंगा? हाँ। तो इसका मतलब मुझे वो डिविडेंड कब देना है? 1 साल के अंदर के 1 साल के बाद? 1 साल के अंदर। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। किधर आएगा? शॉर्ट टर्म, एसटीबी मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग। वहां पर आप लिखोगे प्रपोज्ड डिविडेंड। क्या लिखोगे? प्रपोज्ड डिविडेंड। तकलीफ? पक्का? ये बेसिक ऐसे एडजस्टमेंट है जिसको आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, और ये लेवल पर जो भी एडजस्टमेंट्स आएंगे उसमें तो आपको करना ही है, नो डाउट। आपको वहां पर सिखाऊंगा ही वापस से, लेकिन बेसिक ये 3 एडजस्टमेंट्स है जिसको आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे एडजस्टमेंट में पुरानी कॉन्सेप्ट से इसलिए रिलेट किया ताकि इसके बाद अगर जैसे बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर है ना, उसके बाद गुड्स वन ऑफ दिस कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट, तो वो सारी चीजों को जब मैं पुराने वाले से नए वाले को कनेक्ट करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं? पुराने और नए के कॉन्सेप्ट को, लेकिन फिलहाल इसमें जब मैंने बता दिया तो इसके अलावा 3 ऐसे एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इस लेवल पे, क्योंकि एक तो प्रोविजन और एडवांस पे गाड़ी जाके अटक जाती है। अगर आपको नहीं मालूम कहाँ लिखना है तो सीधा सीधा क्या करो? डायरेक्ट पोस्टिंग करो। प्रोविजन को प्रोविजन में डालो, एडवांस को एडवांस में, दैट्स इट। लेकिन एडवाइजेबल रहेगा कि आप क्या करो? उसको एडजस्ट करो। प्रोविजन बढ़ा तो प्रोविजन में से एडवांस माइनस करो, एडवांस बढ़ा तो एडवांस में से टैक्स माइनस करो, सिंपल। दूसरा ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व बोलने दो और प्रपोजल बोलने दो, कुछ भी रहेगा ना तो उसको क्या करना है? एप्रोप्रिएशन से लेस करने का, एप्रोप्रिएशन से लेस करने का। रिजर्व बोला तो जनरल रिजर्व में बोला है तो जनरल रिजर्व में ऐड करो, सिक्योरिटी प्रीमियम बोला तो सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐड करो, जहां पर बोलेगा वहां पर जाके क्या करने का? ऐड। प्रपोज डिविडेंड के टाइम पे पहला इफेक्ट एप्रोप्रिएशन से लेस करने का, एप्रोप्रिएशन में लिखने का, सेकंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या देगा? इसके अलावा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक का नाम सुना है? क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट अपने को मालूम पड़ गया, लेकिन कभी कभी क्या बोलता है? सिर्फ बैलेंस शीट बना। क्या बना? सिर्फ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम देगा आपको कि क्लोजिंग स्टॉक 50,000 और नीचे बोला है द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 50,000 इंक्लूड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, स्टॉक ऑफ WIP 15,000, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000। मतलब 20, 15, 15 टोटल हो गया 50 और क्लोजिंग स्टॉक 50 था। मतलब आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करने नहीं बोला है, आपको यहां पर बोला है स्टॉक का क्लासिफिकेशन करो बस। मतलब क्या लिखूंगा मैं? स्टॉक लिखूंगा, उसमें लिखूंगा रॉ मटेरियल 20, फिनिश गुड्स 15, WIP 15। मतलब उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे क्लासिफाई करना है, दैट्स इट। इन्वेंट्री में मुझे क्वेश्चन में बोलेगा द इन्वेस्टमेंट हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1,20,000, बैलेंस शीट में दिया इन्वेस्टमेंट 1,20,000, बट नीचे ये बोलेगा इन्वेस्टमेंट हैविंग अ मार्केट वैल्यू ऑफ 2 लाख एंड फेस वैल्यू 1 लाख, बस इतना बोला है। तो मुझे क्या करना है? इन्वेस्टमेंट जहां पर भी मैं लिखूंगा ना, उस इन्वेस्टमेंट के नीचे मुझे मार्केट वैल्यू भी शो करना है और उसकी फेस वैल्यू भी शो करनी है, सिर्फ शो करनी है। मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करना है, मुझे इंफॉर्मेशन को सिर्फ क्या करना है? शो करना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीस, ब्रैकेट में बोला हाइपोथिकेटेड अगेंस्ट द स्टॉक,
हाइपोथिकेटेड, या उसको हमने या सिक्योर्ड अगेंस्ट क्रेडिटर, सिक्योर्ड अगेंस्ट क्रेडिटर। तो मुझे क्रेडिटर के नीचे भी लिखना है और बिल्डिंग के नीचे भी लिखना है, यानी वो इंफॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तरह शोकेस करना है, सिर्फ क्या करना है, शोकेस। समझा? बाकी कुछ करने की वहां पर जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन शो करनी है। जैसे याद है ऑथोराइज कैपिटल का मैंने बताया था, ऑथोराइज कैपिटल कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को आपको नोट्स टू अकाउंट में शोकेस करना पड़ेगा, दैट्स इट। समझा? जो ज्यादा एडजस्टमेंट्स होंगे उसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट बहुत ज्यादा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो आइटम्स होते हैं उसके पोस्टिंग के साथ साथ एडजस्टमेंट और कुछ एडजस्टमेंट के अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, वो क्लासिफिकेशन करना आसान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, सीधे सम स्टार्ट करेंगे। सम्स में आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है और कैसे उसमें अप्लाई करना है। ठीक है, चलो।